नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। डीडवाना कुचामन जिले की पंचायत समिति कुचामन के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भांवता के सरपंच श्रीमती सोहनी देवी, जिनके सरपंच प्रतिनिधि देवीलाल जाट से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने की खास मुलाकात। तो आइए देखते हैं संवाददाता वीर सिंह राय की यह खास मुलाकात सरपंच प्रतिनिधि देवीलाल जाट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव और मैं आपके साथ वीर सिंह। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैं जिस शख्सियत के साथ में बैठा हूँ, पहले तो मैं उनका परिचय देना चाहूँगा। और वो अपनी ग्राम पंचायत के लिए, अपने क्षेत्र के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि आज मैं जिस ग्राम पंचायत के अंदर पहुँचा हूँ वो एक कुचामन सिटी की एक छोटा सा गाँव है। 2 गांव की एक पंचायत है भांवता, पंचायत समिति कुचामन सिटी और जिला डीडवाना कुचामन। जो यहाँ की वर्तमान सरपंच है श्रीमती सोहनी देवी जी, उनके जो सुपुत्र हैं वो यहाँ का काम देखते हैं सरपंच प्रतिनिधि के रूप में, देवीलाल जाट, वो मेरे साथ आज बने हुए हैं। तो इनसे आज मैं बात करूँगा कि इनके जो कार्यकाल के अंदर जो काम हुए हैं वो इन्होंने क्या काम करवाए हैं, राजनीति के अंदर कितने समय से हैं। और उससे पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा इनका राजनीतिक परिचय। सर नमस्कार, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, राजस्थान लाइव का आप हमारे गांव में पधारे, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जी सर बताएं। जी सर, मैं पहले पूछना चाहूँगा आपका राजनीतिक परिचय, राजनीति में कितने समय से जुड़े हुए हो? सर राजनीति में तो मेरे बड़े दादाजी थे, वो 82 से 87 के समय सरपंच भी रहे। उसके बाद उन्होंने 95 में भी चुनाव लड़ा, उस समय हार गए। 10 में भी लड़ा, उस समय भी सरपंचों के चुनाव में हार मिली। और 15 में मैंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा, जिसमें 32 वोटों से मैं चुनाव हारा। फिर मेरी माताजी ने 20 के अंदर सरपंच का चुनाव लड़ा, जिसमें हमारे को 268 वोटों से विजय मिली। तो राजनीति तो हमारे परिवार के लिए शुरू से ही जुड़े हुए हैं हम राजनीति से। तो जी बिल्कुल, और शुरू से जुड़े हुए राजनीति में। तो देवीलाल जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे। मैं आपके गांव का भ्रमण करके आया, मैंने आपके ग्रामीणों से मिला हूँ, ग्राम पंचायत के लोगों से भी मैंने आपके बारे में पूछा, उसके बाद मैं आपसे भी मिला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने इन 3, 4 सालों के अंदर आपने काम करवाए हैं, जनता आपसे काफ़ी संतुष्ट है। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे आज तक काम नहीं हुए थे वो भी काम हुए। तो इतना जल्दी इस प्रक्रिया को किस प्रकार समझ गए आप? कोविड के बाद में, तुरंत बाद में काम की गति इतनी तेज़ कर दी? देखिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं। जो जिस तरह से जो इसको समझना करना, किस तरह से क्या काम हो सकता है, और सरकार से जो जिस तरह से फ़ायदे लेने थे उसमें जहाँ जैसे जैसे जो जरूरत पड़ी कर्मचारियों से, ये मैं तो ये मानना चाहता हूँ कि एक वार्ड पंच से लेके वार्ड पंचों का क्या क्या रुख है, हमने कमेटियाँ बनाई, कमेटियों के हिसाब से काम करा। धरातल पे क्या अपने को करना चाहिए, एक तो एक आदमी कह रहा है वो काम करना है, एक 5 आदमी कह रहे हैं वो करना है, उस हिसाब से सारी चीज़ें हमने करी। यहाँ तक कि LDC से लेके NM से लेके हमारे जो ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी हैं, स्कूल के प्रिंसिपल PO साहब हैं, उनसे सबसे हर बार चर्चा करके उन कामों को आगे भिजवाना, और जो काम की अपने को क्या आवश्यकता है उस हिसाब से हमने सारी चीज़ का एक चैनल बना के उस हिसाब से काम करा। और उसमें हमारे को देखो सर, सबसे ज़्यादा सहयोग जो रहा हमारे यहाँ से जो पूर्व विधायक है, माननीय उप मुख्य सचेतक पूर्व है महेंद्र जी चौधरी, उनका हमारे को बहुत सपोर्ट रहा। जो भी चीज़ हमने भेजी करी हमारे को उनका पूरा सहयोग रहा पंचायत को, और वो हमारे को कामों में स्वीकृति मिली। और मैं तो कहता हूँ एक एक कर्मचारी ने, एक एक ग्रामीण ने और सब ने हमारे लिए काम में मेहनत करी। उसी का नतीजा है कि काफ़ी कुछ काम है जो 2, 2.5 साल 3 साल के अंदर हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वही रहा। सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, आपके आने के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं, वो हमारी जनता जानना चाह रही है। आज आपके ग्राम पंचायत के लोग भी आपको देख रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट किया आपने? जी सर, मैं आपको बताता हूँ कि एक बारी काफ़ी समय पहले स्कूलें बंद हुई थी, जिसमें हमारी 2 स्कूलें बंद हो गई थी। एक तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय बल्लूपुरा, एक सेठ श्री गंगा बख्श प्लोड राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भांवता।
सबसे पहले तो हमने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेठ श्री गंगाबख्श फ्लोर को डीमर्ज करवाया, उसको वापसी खुलवाया। उसके बाद बल्लूपुरा जो स्कूल थी, जो कि वहाँ के छोटे बच्चों के पर्पज़ से गांव की दूरी के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो लंबी दूरी पे थी, उसको खुलवाया। उसके बाद हमने जो सेठ गंगाबख्श फ्लोर जो विद्यालय खुलवाया, उसको महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करा के वहाँ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को कन्वर्ट कराया। उसके बाद हमारी जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है 12वीं तक का, उसमें काफ़ी समय से करीबन 7-8 वर्षों से ये मांग चल रही थी कि यहाँ विज्ञान संकाय खुले, तो विज्ञान संकाय खुलवाया। उसके बाद जो तीनों स्कूल हैं उनमें खेल ग्राउंड है, कमरे हैं, बाउंड्रियाँ हैं, जो भी जिस प्रकार से कमरों की आवश्यकता है, पानी की समस्या है, ये सारी चीज़ें हमने शिक्षा के क्षेत्र में करवाई। और जहाँ जिस तरह से जो कुछ नहीं बन पड़ा कि भाई ये सरकार के माध्यम से नहीं हो सकता, वो मैंने मेरे निजी तौर पे करा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकारी बड़ी स्कूल है, उसमें वाटर कूलर पानी के लिए, CCTV कैमरे हैं, आपका बायोमेट्रिक थंबस जिसमें स्टाफ की अटेंडेंस लग सके, टेबल कुर्सी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने मेरे निजी खर्चे से करवाई कि इनकी अपने को स्कूल में जैसे आवश्यकता है। उसके अलावा सरकारी स्कूलों में प्रोत्साहन बढ़े, बच्चे से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे, उसके पर्पज़ को देखते हुए मैंने 10th और 12th में एक घोषणा करी कि जो 90 से अबव, जो सबसे ज़्यादा 90 से ऊपर जो नंबर लाएगा, उस बच्चे को 10th और 12th जो अपने बोर्ड के जो क्लासेज हैं उनमें एक लैपटॉप दिया जाएगा। इस तरह से ये सुविधाएं करी। तो आज आप देख सकते हो कि हमारे जो गांव की जो स्कूल है, बड़ी स्कूल, उसमें ग्रामीण परिवेश से ग्रामीण क्षेत्र के एरिया में आपको सबसे ज़्यादा बच्चे मिलेंगे, जिसमें शायद 500 के आसपास की स्ट्रेंथ है। वो गांव में आपको कहीं पे भी ये चीज़ देखने के नहीं मिलेगी। उसके अलावा सर गांव वालों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। मैंने एक 4 कमरे इस स्कूल के गोद लिए थे, जिसमें उन कमरों की जवाबदारी मेरी थी। उस प्रोत्साहन को देखते हुए सब ग्रामीणों ने मिलकर, किसी ने 1, किसी ने 2, सारे कमरे गोद लेके रंग रोशन का ये सारा काम करवाया। फिर जो हमारी महात्मा गांधी स्कूल थी, तो उसमें वो काफ़ी समय से बंद पड़ी थी, तो उसको संचालन में उसकी सारी सुविधाएं, जब बात आई कि ये सारा एक बारी यहाँ तो फंड आएगा नहीं, सब अपने हिसाब से करना है, तो सब गांव वालों ने भी इतना उत्साह देखा कि वहाँ करीबन 2.25 लाख रुपए का चंदा दिया। सभी ग्रामीणों ने मिलके 2.25 लाख रुपए का चंदा दिया। उस 2.25 लाख रुपए से वहाँ के स्टाफ ने, जिसमें पूरा संपूर्ण गांव वालों का सहयोग था, अपना कुछ भी नहीं था, उसमें उन सब ने मिलके उसका कलर वलर करा के आप देखो आज अभी शानदार संचालन चल रहा है, जिसमें 100 की स्ट्रेंथ में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। जी, तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो सरपंच हैं, वास्तव में ही सरपंच प्रतिनिधि ने वो कर दिखाया कि वास्तव में जो हर एक सरपंच को करना चाहिए। आपने बहुत बार सुना होगा कि गवर्नमेंट्स के ऑफिस होते हैं, उनमें भी ये बायोमेट्रिक का सिस्टम नहीं होता, और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं जिसके अंदर मान लीजिए जो मैनेजमेंट करता है उनके हाथ में होता है, तो वो भी कहते हैं कि ठीक है, स्टाफ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है। सबसे अच्छा जो इनका प्रयास रहा, वो मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी सर, जिस तरह से आपने अपने विद्यालय के अंदर बायोमेट्रिक का सिस्टम किया कि आज जो भी टीचर है वो छुट्टी करेगा तो उसके अंदर शो करेगी भी आज ये अपने जो कार्यशैली है उस पर नहीं आ पाए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और सेकंड बात ये कि जैसे कि इन्होंने बताया कि जो भी 90% से ऊपर जितने भी विद्यार्थी अगर नंबर लेके आएंगे तो उनके लिए लैपटॉप की सुविधा, ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। एक बार सरकार ने भी बंद कर दी इस घोषणा को, लेकिन ये एक भामाशाह के रूप का काम कर रहे हैं, ना कि एक सरपंच होने के दायित्व से ये काम कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब मैं जानना चाहूँगा, आप एक युवा सरपंच हो, आपके युवा भी मेरे को ग्राम पंचायत में काफ़ी मिले, मैंने उनसे भी बात की, उनका कहना है कि खेल मैदान के अंदर कोई जिम वगैरह का प्रोत्साहन बिल्कुल चल रहा है सर। काफ़ी लोगों की मांग भी थी, बात भी आई सामने, इसके प्रस्ताव वगैरह हमने पीछे भी भिजवाए थे, लेकिन वो कार्य स्वीकृत नहीं हुआ। अब कोशिश करेंगे कि वो दोबारा इसमें हो। कि खाली एक ही कमी रह गई, बड़ी स्कूल में खेल मैदान का काम नहीं हो पाया, उसके प्रोसेस में भी हम लगे हुए हैं। बाकी जैसे बल्लूपुरा है, बरियाल नाडा है, खेरपुरा है, ये जो स्कूलें हैं इनमें सब में खेल मैदानों का काम हो गया। इसके लिए भी काफ़ी युवाओं की मांग है, उसको ध्यान में रखते हुए पहले कई युवाओं ने मुझे जैसे लाइब्रेरी के लिए कहा था कि गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए,
तो मैंने 10 लाख रुपए एमएलए कोटे से लेके अभी गांव में लाइब्रेरी बना दी, जिसका 15-20 दिन में संचालन सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। काम लगभग उसका चालू है, जिसमें 48 की सीटिंग है। बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनी है, जिसमें यहाँ से जो बच्चे हैं उनको कुचामन जाना पड़ता था, उनका सबका यहीं अपने गांव में ही वो दिन भर बैठ के पढ़ लेंगे। तो वो मुझे ध्यान में है, बिल्कुल उसको मैं आशा करता हूँ कि उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी, जैसे कि युवाओं की समस्या है वो भी मैंने सरपंच साहब के आगे रखी है। सरपंच साहब का कहना है कि ये मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से चल रही है कि आशा रहेगी कि जो इनका 1-1.5 साल बचा है उसके अंदर जल्द से जल्द ये काम भी पूर्ण हो जाए, अपनी ग्राम पंचायत के युवा साथियों को एक खेल मैदान और एक ओपन जिम भी मिल जाए। सरपंच साहब, और चीज़ें जानूंगा, जो गाँव के अंदर मूलभूत सुविधाएं होती हैं, लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, अपनी गाँव की क्या स्थिति है वर्तमान में? नहीं, बिल्कुल बढ़िया है सर। हमारे पहले जैसे मैं बताऊं 2 राजस्व गांव हैं, जिसमें बावता और केरपुरा। बावता में पहले से यहाँ बड़ी पानी की टंकी बनी हुई थी, तो यहाँ से केरपुरा पानी जाता था। तो केरपुरा के लिए समस्या थी पानी की कि यहाँ से हो नहीं पाता था, तो वहाँ हमने अलग से टंकी स्वीकृत करवा के डायरेक्ट कुचामन की लाइन से वहाँ के लिए पानी की व्यवस्था करा दी। तो एक तो जो यहाँ का पानी था वो यहाँ जो आ रहा है वो यहाँ का यहाँ रह जाएगा, वहाँ के लिए अलग हो गया। उसके अलावा लगभग जो काफ़ी समय पहले मैं बताना चाहूँगा सर कि ये समस्या मेरे दादाजी के टाइम में भी थी पानी की, तो उन्होंने अलग से एक कुआं खुदवा के निजी तौर पे पानी की समस्या गांव में मिटी थी। उस समय वो चुनाव हार गए थे, लेकिन भी उनका ये कमिटमेंट था कि मैं गांव के लिए पानी की व्यवस्था करूँगा। तो उन्होंने गांव में एक अलग से अपने खुद के खर्चे से कुआं बनवा के और पानी का संचालन किया था। तो अभी हमने भी उसी तर्ज पे पानी की टंकी वहाँ अलग बनवा दी और कंप्लीट गांव में जो था नई पाइपलाइनें, उसके अलावा हमने कुछ ढाणियों को भी जोड़ा है, आधे से ज़्यादा ढाणियों को भी गांव से बाहर भी जोड़ दिया है। अब आने वाले समय में जो बची हुई ढाणियाँ उनको जोड़ना करना वो हमारी मूलभूत आवश्यकता रहेगी। उसके चिकित्सा व्यवस्था पे क्या कहना चाहोगे सरपंच साहब? चिकित्सा में सर मैं आपको बताना चाहूँगा, चिकित्सा के अंदर हमारे पहले से यहाँ उप केंद्र चल रहा है, उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, उप स्वास्थ्य केंद्र है। और केरपुरा के लिए समस्या थी कि केरपुरा वालों को यहाँ आना पड़ता था, तो वहाँ के लिए हमने 41 लाख रुपए की लागत से वहाँ अलग से उप स्वास्थ्य केंद्र का वहाँ कार्य चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, लगभग 15-20 दिन में हो जाएगा। तो दोनों गांवों में अलग अलग सेपरेट जो है वो सारी चीज़ हो गई, वहाँ के लिए अलग हो गया, यहाँ के लिए अलग हो गया, ये करा है। वहाँ हमने अलग से उप स्वास्थ्य केंद्र बना दिया है। जैसे कि बात करें ग्राम पंचायत के जो राजस्व गांव है, तो उस क्षेत्र में भी उस उप स्वास्थ्य केंद्र सरपंच साहब के कार्यकाल में बनवा दिया। 41 लाख की लागत से अभी निर्माण कार्य प्रगति पे चल रहा है। जी, तो अगर बात करें अपने लंपी की बीमारी के अंदर, काफ़ी जगह हमने देखा है कि काफ़ी जो पशु हैं उनको अपनी जान देनी पड़ी। वो बीमारी एक कोरोना महामारी जैसी बहुत खतरनाक बीमारी थी। अपने गांव की स्थिति क्या है? नहीं, बिल्कुल सर, समस्याएं आई थी उस समय, तो पूरा जो राजस्थान है, देश है, वो जुड़ रहा था। तो उसी को देखते हुए हमारी गौशाला भी बहुत अच्छी है, गौशाला में भी सारी व्यवस्थाएं अच्छी रही। यहाँ जो हमारे कंपाउंडर जो डॉक्टर हैं वो भी सब बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं देखी। तो मैं बताना चाहूँगा कि लंपी के बाद हमारे को ये महसूस हुआ कि वास्तव में शिक्षा, चिकित्सा, इसके बाद ये जो पशुओं का जो है ये भी बहुत ज़रूरी है, पानी, चिकित्सा, इनके साथ भी इनका होना ज़रूरी है। तो सर हमारे यहाँ जो बावता में था, मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों गांवों में पशु उप केंद्र था, ठीक है। तो उसको हमने एमएलए साहब को बोल के पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नत करवाया, ठीक है। पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नत कराने के बाद उसके लिए भवन का पैसा लाए, भवन का पैसे की स्वीकृति जारी करवाई, जिसके भवन का अभी कार्य चल रहा है। करीबन 38,75,000 रुपये से अभी वर्तमान में काम चल रहा है। तो दोनों चीज़ें ये भावता के लिए हुई। फिर हमारे को ये लगा कि यार केरपुरा फिर दूरी पे समस्या आएगी, वही जो अभी अपने उप स्वास्थ्य केंद्र वाली बात करी उस हिसाब से। फिर हम गांव वाले वहाँ साहब के पास गए, तो हमने कहा कि साहब ये तो दूरी पे है, आदमी फिर भी चल के आ जाता है, तो जानवरों को देखते हुए। तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हो? मैंने कहा साहब हमारे वहाँ पे केरपुरा में भी पशु उप केंद्र खोला जाए। तो धन्यवाद है उनका कि उन्होंने हमारी बात सुनी, और जो लास्ट बजट इस राजस्थान गवर्नमेंट का आया उसमें हमारे को अलग से केरपुरा के लिए पशु उप केंद्र की भी स्वीकृति दी।
तो ये तीनों चीज़ें जो है पशुओं के लिए, हमारी गायों की दृष्टि से, हर एक जानवर की दृष्टि से, हर एक पशु की दृष्टि से देखते हुए ये 3 महत्वपूर्ण काम हुए। मैं बताना चाहता हूँ कि पशु उपकेंद्र था जिसको पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करा, उसकी फिर भवन का पैसा दिया, और पशु उपकेंद्र राजस्व ग्राम केरपुरा में उसकी स्वीकृति दिलाई, और उसकी ज़मीन भी अलॉटमेंट हो गई, ज़मीन सारी चीज़ें हो गई, वो सब तैयार है। क्या बात है। इसका श्रेय किसको देना चाहोगे? इसको श्रेय सर मैं हमारे पूर्व उप मुख्य सचेतक माननीय महेंद्र जी चौधरी को देना चाहूँगा। उन्होंने हमारे गांव के लिए कंधे से कंधा मिला के और बहुत अच्छे कार्य किए हैं। ये सब एक विधायक के बिना असंभव थे जी। और इसका श्रेय सरपंच जी को भी जाता है, क्योंकि देखो सरपंच की मेहनत इसमें खूब थी कि आपने जिस तरह से दिन रात प्रयास किए, मेहनत की, उसके बाद में अपने गांव के लिए ये सब किया, अपनी ग्राम पंचायत के लिए जो सरपंच के दायित्व बनते हैं उस पर आप खरा भी उतरे। तो सरपंच साहब अब अपने बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो ग्राम पंचायत की और भी छोटी बड़ी काफ़ी समस्याएं होती हैं। जैसे बालिका शिक्षा की बात कर लें तो बालिका शिक्षा का यहाँ एक बार स्तर मेरे को बता दीजिए। नहीं, बहुत अच्छा है सर बालिका का स्तर। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, अभी मैंने जैसे जो आपको जो लैपटॉप वाली जो प्रक्रिया बताई मैं, उसमें मैं 2 लैपटॉप दे चुका हूँ, वो दोनों बालिकाओं ने लिए। क्या बात है। शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाएं भी काफ़ी आगे हैं, छात्राएं। तो सरपंच साहब आने वाले 9 वर्ष पे अपने देशवासियों को जी, जो आने वाले अपने 9 वर्ष पे अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि मिलजुल के रहें सभी, सारे अपने प्रेम भाव से, सद्भावना से सभी मिलजुल के रहें, बस यही संदेश है जी। शांति पे। और अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहते हो अपनी जनता को? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि सर सब मिलजुल के रहें, शांति से रहें, सभी मतभेद भावनाएं भुला के सब मिलजुल के एक साथ काम करें। कोई भी गांव में, मैं तो ये कहता हूँ, विपदा आपदा भगवान ना करे आए, लेकिन आए तो उसमें सब अपने कर्तव्यों का दायित्व निभा के और सारा निर्वहन करें और गांव में शांति बनाए रखें। जैसे मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि मेरी माताजी के कार्यकाल का ये 3.5 साल का टाइम है जी, जिसमें साहब हमारे गांव का एक भी मुकदमा नहीं है। क्या बात है। ये मैं शांति के मामले में आपको बताना चाहता हूँ। कभी कोई भी बात हो भी गई तो अलग बात है, उसको हमने गांव के चौपाल पे, गांव के स्तर पे कौन किस आदमी की मान सकता है, ये कह के, ये सर सच्चाई है, आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। हमारे कुचामन थाना लगता है, कभी कभार कोई बात हो भी जाए तो हमने एक वो एप्लीकेशन चली भी गई तो उसको भाई वहीं तक बैठ के सलटाया, उसका मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। बाकी ये सच्चाई है कि सर आज भी हमारे गांव में ये 3.5 साल के पीरियड में आप निकलवा सकते हैं रिकॉर्ड, एक भी मुकदमा दर्ज नहीं। क्या बात है। सर्वसहमति से अपनी ग्राम पंचायत के अंदर अपने स्तर पे सलटवाए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई स्थिति बनी भी नहीं। कोई बात आई तो उनको भाइयों को, किसी भाई से, भाई का पड़ोसी के पड़ोसी से कोई भी बात हुई ना, तो उसको बिल्कुल वो माने भी है और वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इस चीज़ को समझा कि लड़ाई झगड़ों में कुछ भी नहीं पड़ा है, अपने को आपस में मिल बांट के सबको एक जगह रहना है, एक साथ रहना है। ये चीज़ मान के सबने बात रखी और बिल्कुल गांव में शांति का है। कुछ काम ऐसे हैं जैसे कुछ गांव में रह गए नालियों वगैरह का, वो हमारे को करने हैं, बिल्कुल वो करेंगे, सारे काम मिलके करेंगे जी। तो ये मेरे साथ युवा सरपंच थे, सरपंच प्रतिनिधि, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया, आपने जो शिक्षा के क्षेत्र में अवगत करवाया। सरपंच साहब आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए, ग्राम पंचायत का फीडबैक लेते रहिए, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप इस भावता की पावन धरा पे पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव और मैं आपके साथ वीर सिंह। इसी तरह हम आपको मिलाते रहेंगे सरपंचों के साथ में, दिखाते रहेंगे, इनके अपडेट भी देते रहेंगे कि ग्रामीण स्तर पे क्या चीज़ हो रही है। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।